थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन की दैट इज टू कन्वर्ट इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। एंड another definition of production कि this is a process that creates or add values or utility। अब देखें, इनपुट्स क्या होती हैं और आउटपुट्स क्या होती हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इनपुट्स हैं। उसमें एक आ जाता है हमारी लैंड आ जाती है, लेबर आ जाता है, कैपिटल आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाती है। ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम इकट्ठा करके और एक प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से क्या है, एक फिनिश्ड गुड बन जाती है। वो गुड क्या हो सकती है, वो आपका सोप हो सकता है, वो कार हो सकती है, वो आपकी कोई सर्विस हो सकती है। जैसे एक टीसीएस है, तो उसका क्या मकसद है कि आपकी जो मेल है उसको वन पर्सन से सेकंड पर्सन तक डिलीवर करना। तो आपकी जितनी इनपुट्स हैं उनको जब हम इकट्ठा करते हैं और उस पे एक प्रोसेस करते हैं, तो जो आउटपुट आती है दैट इज अ फिनिश्ड गुड या एक सर्विस होती है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें आप इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हो और इसका मकसद क्या होता है कि टू क्रिएट वैल्यू और यूटिलिटी। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये जो सारा चैप्टर है इसको हम मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारी आउटपुट्स होती हैं, जो मेन फैक्टर होता है उसके अंदर, वो हमारी इनपुट्स का होता है। जितनी हमारी इनपुट्स होंगी उसके ही प्रोपोर्शनल हमारी आउटपुट होगी। अब इनपुट में जैसे हमने पहले पढ़ा कि लैंड आ जाती है, लेबर आ जाती है, कैपिटल आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है, हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं। तो ये सब मिल के जब हम इसको मिलाते हैं और इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो उसी नतीजे में हमारी आउटपुट आती है। सो जब भी हमने अपनी आउटपुट निकालनी हो या अपनी प्रोडक्शन निकालनी हो, तो हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, अपने इनपुट्स का पता होना चाहिए। जैसी हमारी इनपुट्स होंगी वैसा ही हमारा आउटपुट होगी, क्योंकि जो आउटपुट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आवर इनपुट। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे Q इज फॉर आउटपुट और इज इक्वल टू एफ फंक्शन है। जैसा कि हमने रिग्रेशन में भी पढ़ा है कि हर चीज़ जो होती है उसमें एक कांस्टेंट होता है और बाकी डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। तो जो हमारा एफ है वो हमें बता रहा है कि दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, और हमें आउटपुट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, मैनेजमेंट नॉलेज चाहिए, उसके अलावा और बड़ी सारी चीज़ें जो हमें चाहिए आउटपुट के लिए। तो क्या है कि हमारी जो, अगर हमने अपनी आउटपुट को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास क्या होने चाहिए, इनपुट के तमाम फैक्टर्स होने चाहिए, और वो जो फैक्टर्स हैं वो ही मिलके हमें बताएंगे कि हमारी आउटपुट क्या है। सो जब भी आपने आउटपुट निकालनी है किसी चीज़ की, तो उसके लिए लाजमी क्या है कि आपके पास इनपुट के फैक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि इसकी जो आउटपुट की रिलेशनशिप है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट। जैसा कि एक है कि जैसा जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो सेम है, जो आपकी इनपुट होगी वैसी ही आपकी आउटपुट होगी। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और आने वाली स्लाइड्स में मजीद इसको क्लियर करते जाएंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मीन्स कि ये हमारी मेन इनपुट्स हैं। जब भी हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, कोई गुड प्रोड्यूस करेंगे या कोई सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, तो ये जो 4 चीज़ें ये हमें लाजमी चाहिए। एक है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। लैंड से मुराद है ज़मीन और ज़मीन से एक्सट्रैक्ट की गई तमाम चीज़ें, जिसमें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज आ जाती हैं। जैसे हमारा ऑयल है, मिनरल है, वाटर है। दीज आर ऑल थिंग्स विच आर नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लैंड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपने कोई भी बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको पावर जनरेशन करनी है। पावर जनरेशन आप या तो ऑयल पे करते हो, या सोलर एनर्जी को यूज़ करके करते हो, या डिफरेंट वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके करते हो। तो ये जो सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें आप लैंड को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हो अपनी प्रोडक्शन के लिए। फिर है लैंड में, फिर बिल्डिंग भी आ जाता है। जो आपने एक, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है तो वो किसी लैंड पे बनी है, उसकी कोई बिल्डिंग है, तो ये सारे क्या है, इनपुट फैक्टर्स हैं। उसके बाद है लेबर। लेबर से मुराद ये है कि आपकी मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स। देखें, जब भी आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कोई
कोई गुड बनानी है या सर्विस बनानी है, तो आपने उसके लिए प्लानिंग करनी है, उसके बाद आपने उसके ऊपर वर्क करना है, तो उसके लिए आपको अपनी फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी दोनों चाहिए। जैसे फैक्ट्री है, उसमें फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट बन रही है, तो उसमें लेबर है, लेबर आपकी मशीन को ऑपरेट करेगी, खुद उस पर काम करेगी। उसके बाद आपके मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, तो वो क्या है, वो आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनमें लैंड आएगी, फिर लेबर आएगी, उसके बाद कैपिटल, कैपिटल से मुराद है पैसा। लेकिन जब आपने लोगों को इकट्ठा करना है या डिफरेंट रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, तो तभी आप डिफरेंट गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हो। तो जो कैपिटल है वो आपको चाहिए तमाम रिसोर्सेज को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। फॉर फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि आप एक घर बनाओ, तो घर बनाने के लिए आपको मटेरियल भी चाहिए और लेबर भी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, आपने लेबर को सैलरी देनी है, आपने डिफरेंट रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, आपको मनी चाहिए। तो क्या है कि कैपिटल इज़ वन ऑफ द इनपुट्स जो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए चाहिए। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है कि आपकी जितनी भी एफर्ट्स हैं उनका तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है। आप सबका जब मीन्स की जो लेबर है, जो मैनेजमेंट है, जब तक उनका एक सिमिलर गोल नहीं होगा तब तक वो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वही बेसिकली कोऑर्डिनेशन लेके आती है तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अच्छा देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बनती है मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपने डिफरेंट बंदों को डिफरेंट काम जो हैं वो एलोकेट किए होते हैं, ठीक है। आपने उनकी डिफरेंट ड्यूटीज़ लगाई होती है, वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जब ये सारी चीज़ें फैक्टर्स आपस में मिलते हैं और इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है, तो तभी आप गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तभी आप अपनी सर्विस को डिलीवर कर सकते हैं। सो हर प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन आर दी मेन इनपुट्स, ठीक है। जब तक ये नहीं होंगी तब तक आप अपनी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप अपनी सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब हमने कहा कि जो मेन फोर इनपुट्स हैं दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, एंड इसके अलावा भी डिफरेंट इनपुट्स हैं। अब इनपुट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक है वेरिएबल इनपुट्स और एक है फिक्स्ड इनपुट्स। हर इनपुट को हम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फिक्स्ड इनपुट से क्या मुराद है, ऐसी इनपुट जो कि चेंज नहीं होती, जो कि ओवर द टाइम ऑफ पीरियड सेम रहती है। और वेरिएबल इनपुट क्या है, जो विद टाइम चेंज होती है। इसके बारे हम मजीद डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अच्छा, फिक्स्ड इनपुट्स एंड वेरिएबल इनपुट्स। अब जो फिक्स्ड इनपुट्स हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो क्या होती हैं, सेम रहती हैं। फॉर एग्जांपल, जो बिल्डिंग है या लैंड है वो फिक्स्ड इनपुट में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, एक क्लोथिंग फैक्ट्री है, वो पर डे 100 पीसीज ऑफ क्लोथ्स बनाती है। लेकिन क्या कि शॉर्ट रन में अगर वो 100 से 150 पीसीस पे अगर शिफ्ट हो जाती है पर डे प्रोडक्शन, तो जो उसकी बिल्डिंग है या लैंड है वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो फिक्स्ड ही रहेगी। जो बिल्डिंग है वो अभी उतनी ही रहेगी, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक न्यू बिल्डिंग बना लें जिसमें के प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को हम इन्हेंस करके प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। लेकिन जो वेरिएबल इनपुट होती है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 यूनिट्स बना रहे थे क्लोथ्स की, और अगर आप चाहते हो कि मैं 150 यूनिट्स बनाऊं, तो उसके लिए क्या है कि अब आपको रॉ मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अपनी लेबर को चेंज करना पड़ेगा, उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा या उनकी तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या होगी, वेरिएबल इनपुट। इसको ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड हम चेंज कर सकते हैं। इट इज़ ईजी फॉर अस कि हम ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर लें और अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लें, या हम ज़्यादा जो लेबर है उसको की तादाद को ज़्यादा कर लें, या उनके जो वर्किंग आवर्स हैं उसको ज़्यादा करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दें। लेकिन जो फिक्स्ड इनपुट है उसको हम चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम दरकार है। फॉर एग्जांपल, हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट जो है उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, उसके लिए हमें बड़ी बिल्डिंग चाहिए, ज़्यादा लैंड चाहिए, ज़्यादा मशीनरी चाहिए। तो इन चीज़ों को हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते, तो इनको फिर हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड इनपुट्स कहेंगे।
लेकिन ऐसी इनपुट्स जिनको हम शॉर्टर पीरियड में चेंज कर सकते हैं, उनकी तादाद को ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, उसको हम वेरिएबल इनपुट्स कहेंगे। उसके अंदर रॉ मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएगी। वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या है कि जैसा मैंने बोला कि देयर आर डिफरेंट इनपुट फैक्टर्स जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए, और उन इनपुट फैक्टर्स में से देयर आर वेरिएबल फैक्टर्स जो कि हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे वेरिएबल इनपुट फैक्टर्स हैं, उनमें अगर हम चेंज लेके आएंगे तो टोटल हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें क्या तब्दीली आएगी, तो उसके लिए डिफरेंट वेरियस कंसेप्ट हैं। एक है एवरेज प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो इनपुट फैक्टर्स हैं, एक कैपिटल और एक लेबर। कैपिटल को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं और अपनी जो लेबर है उसको हम वन बाय वन अगर इंक्रीज करने लग पड़ते हैं, तो हम मेजर कर सकते हैं कि उसकी टोटल प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा। उसकी हम एवरेज प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और उसकी हम मार्जिनल प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जब हम 1 यूनिट इंक्रीज लेके आते हैं अपने वेरिएबल फैक्टर में, जो कि हमारी एग्जांपल में लेबर है, उसका कितना असर पड़ेगा प्रोडक्शन के ऊपर। इस तरह जब हम 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं अपने लेबर को, तो हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन है उस पे क्या असर पड़ेगा। तो हम एनालाइज कर सकते हैं इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए कि जैसे ही हम अपने इनपुट फैक्टर्स को इंक्रीज करते जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है हमारी प्रोडक्शन पे। अब इस एग्जांपल में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम देख रहे हैं, लेबर एज वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, हमने जो कैपिटल है उसको कांस्टेंट रखा है और जो लेबर है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं यूनिट बाय यूनिट। हम देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल आउटपुट वाला कॉलम है वो इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे हम लेबर बढ़ा रहे हैं उसी तरह से हमारी जो आउटपुट है वो इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन एट अ सर्टेन लेवल हम देखते हैं कि लेबर बढ़ाने से हमारी आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि डिक्रीज हो रही है। जैसा कि 7 यूनिट तक तो दैट इज इंक्रीजिंग और 112 तक पहुंच गई है। 8 पे जाके वो कांस्टेंट हो गई है। जब हम 9 करते हैं लेबर को इंक्रीज करके, तो वो हमारी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होती जा रही है। आगे हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स है एवरेज प्रोडक्शन का और मार्जिनल प्रोडक्शन का। उसको भी हम देखते हैं कि उस पर क्या असर पड़ेगा। जैसे हम लेबर अपनी इंक्रीज करते हैं तो हमारी एवरेज प्रोडक्शन पे क्या अफेक्ट आता है, मार्जिनल प्रोडक्शन पे क्या अफेक्ट आता है। इस टेबल से हमें एक चीज़ तो पता लग गई है कि लेबर को हम अनलिमिटेड इंक्रीज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, बल्कि एक लिमिट तक ही इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी, उसके बाद प्रोडक्शन डिक्रीज होने लग पड़ेगी। अच्छा, इस एग्जांपल को अगर हम टोटल देखें तो अब सारे तमाम कॉलम्स में वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, जैसे हम लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं हमारी टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रही है। अगर हम अपने एवरेज प्रोडक्ट वाले कॉलम में जाएं तो जैसे ही हमने लेबर को 0 से 1 किया है तो हमारी आउटपुट भी 10 होगी, एवरेज प्रोडक्ट 10 होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट भी 10 होगी। जैसे हम उसको 2 पे लेके आए हैं तो हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 30 होगी, और सॉरी टोटल आउटपुट हमारी 30 होगी, एवरेज प्रोडक्ट 15 होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट 20 होगी। 3 पे लेके जा रहे हैं तो फिर इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, अभी इधर क्वेश्चन है कि हम मार्जिनल प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं कि जो हमारी अभी की जो प्रेजेंट वैल्यू है टोटल आउटपुट की, उसमें से हम माइनस करते हैं जो कि पिछली वैल्यू आई थी। जैसे कि कॉलम 3 जो है, जो हमारा 3 पे आता है लेबर, उसमें हमारी टोटल आउटपुट है 60 और 2 पे हमारी टोटल आउटपुट है 30। तो मार्जिनल क्या हो गया, 60 माइनस 30, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी क्या आ गई, 30 आ गई। ठीक है, एवरेज हमने किस तरह से निकालना है कि जो हमारी टोटल आउटपुट है उसको हमने डिवाइड करना है लेबर के साथ। 60 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ गई, हमारी एवरेज प्रोडक्ट आ गई 20। अच्छा, अगर हम इन कॉलम्स को गौर से देखें तो आफ्टर 3 यूनिट हमारी जो टोटल आउटपुट तो इंक्रीज हो रही है 4 पे, लेकिन जो हमारी एवरेज प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो गई और जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होने लग पड़ी है। जैसे हम लेबर अपनी 5 करेंगे तो हमारी एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करके 20 से 19 होगी और हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट 15 होगी। जैसे जैसे हम अपने यूनिट इंक्रीज करते जा रहे हैं हमारी एवरेज प्रोडक्ट भी कम होती जा रही है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी कम होती जा रही है। अब एज अ इकोनॉमिस्ट हमने क्या देखना है कि हमने अपनी जो एवरेज प्रोडक्ट है या जो मार्जिनल प्रोडक्ट है देखना है वो मैक्सिमम हमें
कौन सी इनपुट पे मिल रही है। अगर हम उस इनपुट से इंक्रीज कर जाएंगे तो फिर हमारा फ़ायदा इकोनॉमिकली उतना नहीं होगा, बल्कि क्या है, हमें उस इनपुट को इंक्रीज करने का नुकसान होने लग पड़ेगा। देखें, अब 7 लेबर तक तो हमारी टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रही है और उसके बाद डिक्रीज होने लग पड़ी है, और हमारी जो एवरेज प्रोडक्ट है वो 4 लेबर तक इंक्रीज हो रही है, उसके बाद 5 से डिक्रीजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट पे आ जाएं तो 3 लेबर तक वो 30 है और उसके बाद वो डिक्रीज होके कम होने लग पड़ी है। अब एज अ मैनेजर हमने देखना है कि हमारी कौन सी जो इनपुट्स हैं वो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे सकती हैं। हम उसको डिफरेंट वेज में एनालाइज कर सकते हैं। टोटल आउटपुट के लिहाज से देख सकते हैं कि किधर तक हमें अपने फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है, जो कि हमारी इनपुट है, उसको हमने इंक्रीज करना है। उसको हम एवरेज प्रोडक्ट के लिहाज से देख सकते हैं कि कब तक हमने इंक्रीज करना है, एवरेज प्रोडक्ट हमारी कब आके डिक्रीज होने लग पड़ी है। फिर हम उसको मार्जिनल प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला उसके लिहाज से भी चेक कर सकते हैं कि कब तक हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रही है और कब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं जिससे हम अपनी इनपुट्स को एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी जो इनपुट्स हैं वो कब तक मैक्सिमम आउटपुट्स दे रही हैं। अब ये जो ग्राफ है ये भी सिमिलर जो टेबल है उसको शो कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है वो एक स्पेसिफिक लेवल तक तो इंक्रीज कर रही है लेबर के इंक्रीज करने से, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जो हमारी टोटल प्रोडक्ट है वो भी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, इसी तरह से जो एवरेज प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट वाली हमारी लाइन है वो भी हमें सेम शो कर रही है कि जैसे ही हम इनिशियली अपनी इनपुट को इंक्रीज करते हैं तो हमारी मार्जिनल जो प्रोडक्ट है या एवरेज प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होती है, लेकिन फिर एट अ सर्टेन पॉइंट वो जाके डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो सबसे जल्दी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, उसके बाद फिर एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज करती है और सबसे एंड पे जाके टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज करती है। एज अ मैनेजर हमने देखना है कि हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, हमने अपनी जो लेबर है या डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे इनपुट के, उनको किस लेवल तक इंक्रीज करना है सो दैट हम मैक्सिमम आउटपुट उनसे हासिल कर सकें। सो मेन हमारा मकसद टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को स्टडी करने का ये है कि एट अ सर्टेन पॉइंट लेबर इंक्रीज करने से, जो कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लाजमी नहीं है कि हमारी आउटपुट भी इंक्रीज हो। हमारी जो आउटपुट है वो एक सर्टेन लेवल तक ही इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज जो प्रोडक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। सो एक फैक्टर को इंक्रीज करने से लाजमी नहीं है कि जो आउटपुट है वो इंक्रीज करे। सो हमें ग्राफिकली, मैथमेटिकली ये चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम लेवल जिस पे हमने अपनी इनपुट जो है वो उसको किस लेवल तक इंक्रीज करना है सो दैट हमारी जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हो और हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को सेव कर सकें। क्योंकि इकोनॉमी का एक असूल है कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं और हमारी जो कह लें कि एक ख्वाहिश है या जो विश है प्रोडक्शन की वो मैक्सिमम है। सो हमने सबसे बेस्ट वे में अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करना है, उनको ज़ाया नहीं होने देना। देखिए, जितनी हमने वो जो ग्राफ्स पढ़े हैं और वो जो टेबल पढ़ा है उसके बाद हम इस सॉल्यूशन पे आते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। देखिए, शॉर्ट रन क्या होता है, जिसमें हम लिमिटेड फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, या फिर लेबर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो इन फैक्टर्स को जो कि वेरिएबल होते हैं, जो कि शॉर्ट पीरियड में चेंज कर सकते हैं, उनको अगर हम लेके चलें तो हमारे पास अब एक लॉ आ चुका है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉ हमें कहता है कि इफ वन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड मोर एंड मोर यूनिट कीपिंग अदर इनपुट फिक्स्ड, जैसा कि हमने अपनी एग्जांपल जो है उसमें कैपिटल या डिफरेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको कांस्टेंट रखा और लेबर जो कि एक वेरिएबल फैक्टर है उसको हम चेंज करते रहे, तो सबसे पहले क्या होगा, द टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज। हमने टेबल में भी देखा कि जैसे हम लेबर को 0 से 1 लेके आए तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज की, 2 पे लेके आए मजीद इंक्रीज की, 3 पे लेके आए मजीद इंक्रीज की, 4 पे लेके आए, 5 6 पे लेके आए, इंक्रीज करती गई। फिर जब हम 7 पे लेके आए तो डिक्रीज की। तो क्या हमें कह रहा है that the total product will increase at an increase rate in the first stage
and in the second stage total product continuously increase but at a diminishing rate and eventually total product decrease। जैसा कि हमने अपनी टेबल की एग्जांपल में देखा तो ऐसा ही हुआ। जो हमारी जब हमने लेबर को 1 2 3 तक किया तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ। जब हमने उसको 4 5 और 6 पे किया लेबर को तो टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज हुआ लेकिन जो हमारी एवरेज प्रोडक्शन थी वो डिक्रीज हो गई और वो जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट थी वो भी डिक्रीज होने लग पड़ी। फिर जो स्टेज 3 था 7 8 9 उस पे हमने ये देखा कि जो हमारी टोटल प्रोडक्ट है वो भी डिमिनिशिंग होगी, मीन्स कि उसकी भी डिक्रीज स्टार्ट होगी। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है कि जब हम डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के उनको कांस्टेंट कर देते हैं और एक जो फैक्टर है उसको वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने लग पड़ते हैं तो एट द फर्स्ट स्टेज तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी एट एन इंक्रीजिंग रेट और सेकंड स्टेज पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट, उसकी जो इंक्रीज का रेट है वो ज़रा कम हो जाएगा। और थर्ड स्टेज में क्या होगा कि टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन का। शॉर्ट रन क्या होता है? ऐसी ऐसा शॉर्ट रन हम उस फेज को कहते हैं जिसमें हम तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते। कुछ जो हमारे फैक्टर हैं वो फिक्स्ड ही रहते हैं, जैसे कि हमारी जो बिल्डिंग है या लैंड के फैक्टर हैं या मशीनरी है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या है? शॉर्ट रन है। इसमें हम खाली वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स में क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल आ जाता है और लेबर आ जाती है, कैपिटल आ जाता है। ये जो मेन चीज़ें हैं ये आ जाती हैं वेरिएबल फैक्टर्स में। और फिक्स फैक्टर्स में क्या आ जाती हैं?